अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 71 गांव जाने का फैसला। कबीर की बातें सुनकर लैला का दिमाग सन्न रह गया था। एक पल में उसका चेहरा बिल्कुल ही मायूस हो गया था। कबीर को उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रो देगी। लैला का वैसे चेहरा देखकर सुजॉय को भी अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी कबीर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, देखो सुजॉय, कैसे इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। लैला उनकी बात सुनकर कुछ कंफ्यूज सी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर क्या कहना चाहता है। तभी कबीर ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, सीरियसली, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी खत्म करना होगा मुझे। मैंने सोचा था ये मजाक कुछ लंबा खींचूंगा। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे इतनी जल्दी ये सब कन्फेस करना पड़ेगा। कहकर कबीर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। लैला अब भी हैरान परेशान सी कभी कबीर का मुंह देख रही थी तो कभी सुजॉय का। कबीर ने इस बार अपने लहजे को थोड़ा सीरियस बनाते हुए कहा, डोंट वरी लैला, तुम्हें इस फिल्म से कोई नहीं निकाल रहा। मैं ये सब बस मजाक में कह रहा था। कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ ना, वो एक तरह से हमारे फेवर में हुआ है। मैं तो खुश हूँ कि मुहूर्त के दिन ही फिल्म से कंट्रोवर्सी जुड़ गई। चाहे किसी भी तरह से हो, मीडिया में फिल्म का जिक्र होते रहना चाहिए। यू नो ना, पब्लिसिटी स्टंट। अब देखो कैसे ज्यादातर अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारी और दिव्या की खबर छपी है। कबीर की पूरी बात सुनकर लैला की जान में जान आई। उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, मैं तो डर गई थी सर, मुझे लगा कि आप सच में। तभी कबीर ने एक बार फिर से हंसते हुए कहा, नो नो नो, मैंने कहा ना, तुम्हें इस फिल्म से कोई नहीं निकाल रहा। सुजॉय उन दोनों की बात सुनते हुए दिल ही दिल में बोल उठा, मुझे अगर एक मौका मिल गया ना तो मैं तुम्हें जरूर अपनी फिल्म से निकालना चाहूंगा। क्योंकि लैला रॉय, मैं तुम्हें सिर्फ इस कबीर कपूर की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना मुझे तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी फिल्म में ढोने का कोई शौक नहीं। अभी सुजॉय अपनी सोच में गुम ही था कि तभी कबीर ने कहा, अरे सुजॉय, तुम इसे वो एडवांस वाला चेक तो दे दो ना। अब कुछ ही दिनों में शूटिंग भी तो शुरू हो ही जाएगी। कबीर के ध्यान दिलाते ही सुजॉय ने कहा, ओह हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। कहते हुए उसने ड्रॉअर से एक चेक निकाला और लैला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा एडवांस। लैला ने थरथराते हुए हाथों से वो चेक थामा और धीमे लहजे में बोली, थैंक यू। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छिलमिलाने लगे थे, वरना अभी जिस तरह से कबीर ने उसे डराया था तो उस वक्त तो जैसे उसकी जान ही निकलने को थी। चेक पर 1 लाख लिखा देखकर तो जैसे लैला यकीन ही नहीं कर पा रही थी। कैसे चीजें अब सुलझती जा रही हैं। काश मैंने बापू से मिलने, उनको पैसे भेजने के बारे में पहले सोचा होता। सोचती हुई वो वहां से निकल गई। न जाने क्यों अभी उसका घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। इसलिए ऑटो में बैठते हुए उसने ऑटो ड्राइवर को जुहू चलने के लिए कहा। यहाँ पहुंचकर उसने अपने सैंडल उतारे और उन्हें हाथ में पकड़े गीली रेत पर चहलकदमी करने लगी। उफान मारती समंदर की लहरों में जैसे उसका दिल भी डूबता उभरता जा रहा था। और इसी दौरान उसने तय कर लिया कि चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े, वो एक बार घर जरूर जाएगी। एक कुछ शांत से कोने में आकर उसने समंदर की तरफ मुंह कर लिया और अपलक डूबते उभरते समंदर को निहारते हुए खुद से बोली, बापू तो इतने दूर चले गए कि मैं अब चाहकर भी उनसे मिल नहीं सकती। लेकिन माँ, मैं बस एक बार तुम्हारे गले लगकर खूब रोना चाहती हूँ, बस एक बार, इससे पहले कि भगवान जी मुझसे ये मौका भी छीन ले। उसने जैसे मन ही मन अपनी माँ से कहा। जब तक उसने रवि के मुंह से अपने गांव का जिक्र नहीं सुना था, तब तक उसे घर की उस तरह से याद नहीं आती थी। मगर उस दिन के बाद से जैसे उसके मन में एक बार घर जाने की ख्वाहिश सिर उठाने लगी थी। और अब बापू की मौत का सुनकर तो उसका दिल एकदम से बेचैन हो उठा था। सूरज जब पूरे तौर पर छिपने को हुआ तो लैला भी घर वापस लौट आई थी। घर पहुंचकर
लैला ने ढाबे में काम समेटती अम्मा को पीछे से जाकर थाम लिया और फिर बैग से अपना चेक निकालकर अम्मा की नजरों के सामने लहराते हुए कहा, अम्मा ये देखो सरप्राइज। अम्मा ने गौर से देखा तो चेक और उस पर लिखी रकम देखकर हैरान रह गई। फिर पल्लू में अपना भीगा हाथ पहुंचते हुए बोली, एडवांस? लैला ने हाँ में सिर हिलाया तो अम्मा ने उसकी बधाई लेते हुए कहा, ऐसे ही खूब तरक्की करो, आप खूब बढ़ो। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको खूब खुशियां मिले। खुशियों की बात सुनकर लैला की आंखें न जाने क्यों खुद ही भीगने लगी थी। उसने एकदम से अम्मा को छोड़ते हुए कमरे में जाते हुए कहा, अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। लैला को अब एक टेंशन ये हो रही थी कि गांव वाली बात पर अम्मा को क्या बहाना करेगी। इसी ऊहापोह में उसने खाना खाया। दोनों रात में जब फिर सोने के लिए आई तो आखिर लैला ने हिम्मत करके कहा, अम्मा मुझे किसी जरूरी काम से 2-3 दिनों के लिए कहीं जाना है। अम्मा ये सुनकर कुछ चौंकते हुए बोली, लेकिन कहाँ बेटा? लैला को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था कि वो अम्मा को क्या बताए, जबकि उसे खामोश देखकर अम्मा ने कुछ और ही सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाने वाली हो, लेकिन बेटी समझकर एक सलाह जरूर दूंगी। अगर यहाँ के किसी आदमी के साथ कहीं जाने की शर्त रखी गई है तो मत जाइएगा आप। ये इंडस्ट्री जितनी भली दिखती है अंदर से उतनी ही बदसूरत है। लैला ने जैसे ही सुना एकदम से उठकर बैठते हुए बोली, जैसा आप समझ रही हो अम्मा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए इंडस्ट्री के किसी आदमी ने कोई शर्त नहीं रखी। तो फिर? अम्मा ने फिक्र भरे लहजे में पूछा तो लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्यों समझ लो अम्मा कि किसी अपने की कोई खबर मिली है, बस उसे ही देखने जा रही हूँ। लैला की बात सुनकर अम्मा के मन को कुछ सुकून सा मिला। उन्होंने लैला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर ठीक है, जरूर हो आना। लैला मुस्कुराती हुई वापस तकिए पर सिर रखकर लेट गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। लैला घर जाने की कोशिश करती हुई शूटिंग के लिए क्लासेस किए जा रही थी। उसने तय किया था कि वो वीकेंड्स में लखीपुर के लिए जरूर निकल जाएगी। तभी एक दिन डिक्शन क्लासेस के दौरान लैला को एक ख्याल आया कि उसे सुजॉय से स्क्रिप्ट मांगनी चाहिए ताकि कबीर के साथ शूटिंग में उसे ज्यादा परेशानी न हो, क्योंकि ये बात उसने कितने ही लोगों के मुंह से सुन ली थी कि कबीर कभी रीटेक नहीं देता। यही सब सोचते हुए वो सुजॉय से मिलने सेट पर ही आ गई। शाह साहब से उसके बारे में पूछकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में चली आई थी, जहां सुजॉय राइटर के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। लैला दरवाजा नॉक करते हुए अंदर झांकती हुई बोली, सुजॉय साहब। अपना नाम सुनकर सुजॉय ने चेहरा उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। सामने लैला को देखकर उसकी भवें कुछ सिकुड़ सी गईं। उसने साथ बैठे राइटर से कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए आप, मैं मिलता हूं आपसे। कहकर उसने लैला पर एक उचटती सी नजर डाली और अंदर आने के लिए कहा। राइटर उठकर वहां से चला गया तो लैला अंदर आकर चेयर पर बैठती हुई बोली, जी वो मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट चाहिए थी। लैला का सवाल सुनते ही सुजॉय के चेहरे पर झुंझुलाहट सी उभर आई थी। उसने सामने रखे पेपर्स पर नजरें जमाए हुए कहा, क्यों, उसका क्या करना है तुम्हें? पढ़ना है, और क्या करना है? कबीर सर के सामने परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लूं तो आसानी हो जाएगी। सुजॉय ने हाथ में पकड़े पेन को दाएं बाएं घुमाते हुए सपाट लहजे में कहा, तुमसे ये किसने कह दिया कि पहले से स्क्रिप्ट पढ़ने से आसानी हो जाती है? तुम्हें शायद नहीं पता कि अगर स्क्रिप्ट पहले से मिल जाए तो एक्टर उसे रट्टू तोते की तरह याद करके चले आते हैं। इमोशंस उभर कर नहीं आते ऐसे में। ये लॉजिक लैला को कुछ पसंद नहीं आया। उसने भी कुछ सख्त लहजे में कहा, देखिए सुजॉय साहब, हर किसी का काम करने का अंदाज अलग होता है। मुझे लगता है कि मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लूं तो। सुजॉय ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, एग्जैक्टली, हर किसी का काम करने का अंदाज दूसरा होता है और मेरा काम करने का अंदाज यही है। मैं अपनी फिल्मों में नहीं देता स्क्रिप्ट पहले से।
उसका इतना कहना था कि लैला ने कुछ भड़कते हुए मगर धीमे ही लहजे में कहा, काम करने का अंदाज। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शायद आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, यह आपकी पहली फिल्म है, इसलिए आपके काम करने का अंदाज भी इसी फिल्म से शुरू होगा। लैला की इतनी बातें सुजॉय को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थीं। उसने एकदम से अपनी चेयर से उठते हुए कहा, तो शायद तुम भी भूल रही हो कि ये तुम्हारी भी पहली ही फिल्म है, इसलिए अभी जैसी आदत डालोगी वैसी ही आदत आगे के लिए बनती चली जाएगी। उसका लॉजिक सुनकर लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखिए सुजॉय साहब, आप समझिए कि मुझे ऐसे में मुश्किल हो जाएगी। सुजॉय ने दांत पीसते हुए कहा, देखो ये मेरी पहली फिल्म है और मैं तुम्हारी जैसी नौसिखिया हीरोइन को लेकर पहले ही बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं। अब और नहीं ले सकता कि तुमसे भद्दी सी एक्टिंग करवाकर अपनी पहली ही फिल्म को जोखिम में डाल दूं। लैला ने उसकी बात पर फवे सिकोड़ कर उसे देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बने केबिन से पाहूजा साहब निकल कर आए। उन्होंने दोनों को एक उलझी हुई नजरों से देखा और सीरियस लहजे में बोले, तुम दोनों थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो, ऐसे कैसे चलेगा। देखो सुजॉय, ये तुम्हारी पहली फिल्म है और लैला तुम्हारी भी। जब दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग साथ काम करते हैं तो दोनों को ही कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में बिना एक दूसरे को समझने की कोशिश किए फिल्म बनाना तो दूर की बात, तुम दोनों एक दिन काम नहीं कर पाओगे। लेकिन डैड, सुजॉय ने कुछ झुंझुलाते हुए अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन पाहूजा साहब ने उसे पहले ही टोकते हुए कहा, मेरी समझ से तो यही बेहतर होगा कि तुम लैला को अभी थोड़ी सी स्क्रिप्ट दे दो, उसे प्रैक्टिस में आसानी होगी ना। फिर इसकी परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेना कि तुम्हें आगे की स्क्रिप्ट देनी है या नहीं। पाहूजा साहब ने इतने अच्छे से समझाया कि सुजॉय के पास इनकार करने के लिए अब कोई बहाना ही नहीं बचा था। उसने थक हार कर शुरुआती कुछ सीन्स की स्क्रिप्ट उसे सौंप दी। नरेन अभी भी बाहर से हॉस्टल में आया ही था कि तभी रिसेप्शन वाले लड़के ने कहा, नरेन भैया, आपके लिए कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि आप इस नंबर पर कॉल कर लें। कहते हुए लड़के ने एक छोटी सी पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई। नरेन ने वो नंबर लिया और कहा, बताया नहीं कौन बोल रहा था। लड़के ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए याद करने की कोशिश की। बताया था भैया, बस मुझे इस वक्त ना याद नहीं आ रहा है, कहकर लड़का अपने काम में बिजी हो गया। नरेन ने कमरे में अपना बैग रखा और बगल वाले बूथ पर चला आया। यहाँ से उसने पर्ची में लिखा नंबर डायल किया तो उधर से आवाज आई, हेलो माया टेलीफिल्म्स, हाउ मे आई असिस्ट यू। ये सुनकर नरेन तो जैसे चौंक ही गया। उसने जल्दी से कहा, जी मैं नरेन रॉय, मैंने एक हफ्ते पहले वहां ऑडिशन दिया था। दरअसल मुझे कॉल करके इस नंबर पर बात करने के लिए कहा गया है। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर को चेक करने में लगाया और फिर बोली, जी मिस्टर नरेन रॉय, हमें आपको इन्फॉर्म करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपका सिलेक्शन हमारे नई टीवी सीरियल के लिए हो गया है। क्या? नरेन को जैसे अपने सुने पर यकीन नहीं हुआ। तब उधर से रिसेप्शनिस्ट ने वही सारी बातें रिपीट करते हुए कहा, आप कल ही आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, फिर कुछ ही दिनों में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन नरेन तो बस जैसे उन्हीं शब्दों पर अटक सा गया था। आपका सिलेक्शन। उसे जी अच्छा कहकर नरेन ने कॉल रखा और जैसे हवाओं में उड़ता हुआ अपने कमरे में आ पहुंचा। श्याम अभी तक कमरे में नहीं आया था, लेकिन नरेन तो जैसे बावरा हो चुका था। उसने बिस्तर पर पड़ा अपना इकलौता तकिया उठाया और उसे बाहों में भरते हुए बोला, ओ सुहासिनी सुहासिनी सुहासिनी, देखो मुझे माया टेलीफिल्म्स में काम मिल गया। कैन यू इमेजिन? ओह मैं बहुत 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 खुश हूं। कहते हुए उसने एकदम से तकिए पर अपने होठ रख दिए, यूं जैसे वो ख्यालों में सुहासिनी के माथे को चूम रहा हो। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो लैला जैसे अपने ख्यालों से जागी। आज कितने महीनों बाद उसने लखीपुर की हवाओं को
अपने चेहरे से लगते हुए महसूस किया था। अपना छोटा सा बैग लिए उसने अपनी चुन्नी से पूरा चेहरा इस तरह ढांप रखा था कि उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। घर की तरफ बढ़ते हुए लैला के पैर लड़खड़ा रहे थे। माँ मुझे देखकर कैसे बर्ताव करेंगी? यही एक सवाल वो सारे रास्ते खुद से करती आई थी। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, वहां नंदराय की जीप खड़ी थी। लैला का दिल थक से रह गया। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।